हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 अर्बन लाइवलीहुड हम पढ़ेंगे, शहरी आजीविका, है ना। तो ये जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसा लाइफस्टाइल होता है अर्बन लाइवलीहुड का। मतलब कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, रूरल लाइवलीहुड के बारे में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से आजीविका चलती है लोगों की। तो इस चैप्टर में हम शहरों में देखेंगे कि शहरों में लोग किस तरह से कमाते खाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम देखेंगे कि कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किस तरह से लोग कमाते हैं, कैसे किस किस तरह के व्यवसाय होते हैं, उन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान रहेगा। छोटा सा चैप्टर है और ये मैं बता दूं कि ये आपकी क्लास 6 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम क्लास 7 की पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और फिर हम उसको उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये सीटेट टारगेट एनसीईआरटी उद्देश्य सीटेट की सीरीज़ है, जो कि डेली आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। शाम को 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी हम पॉलिटी की क्लास हमारे इस चैनल पे चल रही है। चैनल का नाम है स्टडी परचम, याद रखिएगा, बाई नेहा सिंह। अगर आप टाइप करोगे स्टडी परचम बाई नेहा सिंह, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सीटेट जुलाई 2025 के प्लेलिस्ट में जाना है। आपको यहाँ पे नए कंटेंट मिलेंगे और जो भी अभी सीरीज़ आ रही है वो नए और पुराने यानी ओल्ड एंड न्यू दोनों एनसीईआरटी से लिए हुए कंटेंट हैं। अगर आप चाहते हो कि सीटेट एसएसटी पेपर 2 में अच्छा स्कोर करो तो आपको क्या करना होगा, डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़िए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बैच का नाम है, सीरीज़ का नाम है टारगेट एनसीईआरटी, यानी हमें टारगेट करना है एनसीईआरटी को। हमारा उद्देश्य सीटेट होना चाहिए, क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो बने रहिएगा जुलाई सीटेट के लिए, यानी जुलाई 2025 में जो सीटेट आने वाला है उसके लिए। ठीक है, हो सकता है डेट आगे भी बढ़ जाए, ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं शो हुआ है तो डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आप बने रहिए। ठीक है, तो हमारा हमारे इस चैप्टर का ही नाम है शहरी आजीविका। तो आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने इमेज लगाया है। इमेज में क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि कहीं क्या दिख रहा है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। कहीं आपको बस स्टैंड दिख रहा है, कहीं हॉकर्स दिख रहे हैं, है ना, फेरी वाले दिख रहे हैं, कहीं आपको कोई स्टॉल लगा के स्ट्रीट वेंडर दिख रहे हैं जो कि रोड के किनारे क्या करते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। सब परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं, ये क्या होती है, टेम्पररी दुकानें होती हैं। वो दिन भर लगाते हैं और शाम को वो पैक कर लेते हैं, है ना। बहुत जगह स्टॉल लगती है, बहुत जगह आप देखोगे कि शहरों में फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इस इमेज के थ्रू बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कहीं स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर जो रोड के किनारे क्या लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं, है ना। तो कहीं आप देखोगे कि बस स्टैंड के पास लोग हाथों में कुछ लेकर बेचते हैं। ठीक है, कहीं आप देखोगे कि फैक्ट्रियों में लोग जाते हैं, तो कुछ लोग फैक्ट्री में जाते हैं काम करने। तो कुछ लोगों को आप देखोगे कि डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, दिन भर कमाते हैं, दिन भर का उन्हें एक डेली वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उतना देना होता है, उस पर कमाते हैं। तो कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई सफाई कर्मी है ना, किस तरह से मार्केट को साफ रखना है, रोड को, शहर को साफ करना है। तो अलग अलग व्यवसाय हैं शहर में, अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका को अर्न करते हैं, आजीविका का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये इमेज आपको यही दिखा रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गांव के लोग किस तरह से अपने व्यवसाय करते हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ थे, खेतों पे निर्भर थे, किसान थे, बड़े छोटे किसान, लैंडलेस लेबर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अर्बन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल लाइफ। जैसे क्या बोलते हैं कि गांव के लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो शहर में रहता है, ये तो अर्बन एरिया में रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि शहर में लोग जो रहते हैं उनकी लाइफ बहुत आसान है, ऐसा नहीं है।
शहर में ज़्यादा दिक्कत है गांव की अपेक्षा, है ना, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी है गांव की अपेक्षा। तो अर्बन लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूरल, यानी शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, ठीक है। शहरी इलाकों के लोग अलग अलग काम में लगे रहते हैं, है ना, सब बहुत सारा ऑप्शन भी बहुत है ना, लेकिन डिफ़िकल्टी भी बहुत है। कोई रिक्शा चलाता है ना, तो कोई रेडी लगाता है। रेडी एक इस तरह का ठेला होता है ना, ठेला लगाता है। ये ठेला एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है। सब्जी वाले का ठेला हो सकता है, पानी पूरी वाले का ठेला हो सकता है ना, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो कोई व्यापारी है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है ना। तो इस तरह के लोग व्यवसाय कहाँ करते हैं? शहरों में करते हैं। पीपल ऑफ द अर्बन एरिया आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटी। सम आर रिक्शा पुलर, सम आर वेंडर, सम आर बिजनेस पर्सन एंड सम आर शॉपकीपर etc। शॉपकीपर में छोटे शॉपकीपर भी होते हैं, बड़े शॉपकीपर भी होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब आपकी एनसीईआरटी की स्टोरी देती है। स्टोरी किसकी है? ये बच्चू मांझी, बच्चू मांझी नाम का एक क्या है, रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाने वाला है ना। रिक्शा चला, इसकी ये इमेज है, आपको दिख रही होगी। ये बच्चू मांझी नाम का एक रिक्शा पुलर है, ठीक है ना, रिक्शा चलाता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे शहरों में रिक्शा चलती है एक जगह से दूसरे जगह लोगों को छोड़ने के लिए। तो ये कहाँ से आया है? एक गाँव है, बिहार का एक गांव है, वहां से ये आया हुआ है। क्या करने? अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, है ना। और ये पहले क्या कौन से काम करता था? ये पहले मिस्त्री था, मेसन था, मिस्त्री था गांव में। लेकिन क्या होता था कि गांव में हरदम तो मकान बनती नहीं है ना। एक आध मकानें बन गई, फिर एक आध साल तक 6 महीना तक कोई मकान नहीं बनी। तो ये मकान से तो कमाता था, जब मकान बनाता था तो कमाता था। अब जिस सीजन में मकान नहीं बन रहा है तो ये क्या होता था, ये बेरोजगार हो जाता था। तो ये क्या किया, ये शहर में आ गया कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं डेली कुछ कमाऊं और अपने घर भेजूं, सालों भर 24/7 की बात हो रही है। तो ये अपनी पूरी फैमिली को, वाइफ और 3 बच्चों को छोड़ के, कहानी यही है कि ये बच्चू मांझी कहाँ का है? बिहार का एक क्या है, रिक्शा पुलर है, जो कि आया है बिहार से रिक्शा चलाने शहर में। और इसकी पूरी फैमिली जो है, इसके बच्चे 3 बच्चे हैं, वाइफ कहाँ है? गांव में है। इसकी वाइफ छोटे मोटे काम करती है या खेतों में काम करती है जब खेती का सीजन होता है। लेकिन क्या होता है, ये था मेसन, यानी ये मिस्त्री था, मकान बनाने का काम करता था। तो हरदम मकान तो बनते नहीं है, जब मकान नहीं बनता था तो ये बेरोजगार होता था। तो अपनी फैमिली की आजीविका को चलाने के लिए ये कहाँ आता है? घर, शहर आता है। अब क्या है कि ये सुबह क्या करता है, अब ये मॉर्निंग में स्टार्ट कर देता है अपनी राइड और शाम को 8:30 बजे तक डेली ये चलाता है। इसने रिक्शा क्या कर लिया है, एक सेकेंड हैंड रिक्शा को इंस्टॉलमेंट पे ले लिया है। और ये कहाँ रहता है? अपने दोस्तों के साथ रूम शेयर करके रहता है, क्योंकि इसकी फैमिली तो कहाँ है? गांव में है। कितने किलोमीटर तक ये रिक्शा चलाता है? 6 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये यहाँ रहता है, तो इस एरिया के 6 किलोमीटर दायरे तक ये क्या करता है? रिक्शा चलाता है पूरे दिन, ठीक है। और एक राइड का ये या तो 10 से लेके 30 रुपए तक लेता है, ठीक है ना। अगर किसी को मान लो 2 किलोमीटर ही जाना है तो ये 10 किलोमीटर लिया, 10 रुपए ले लिया। अगर किसी को ज़्यादा, उससे ज़्यादा जाना है तो ये 30 रुपए ले। तो यानी एक दिन में ये क्या करता है, पर राइड का 10 से लेके 30 रुपए तक लेता है, ठीक है। तो पूरे दिन में ये कितना कमाता है? 2 से लेके 300 रुपए तक ये कमा लेता है। 2 से लेके, कभी 200 भी कमाई होती है, कभी 300 भी कमाई होती है। तो फिक्स नहीं है कि 200 ही है ना। कभी 200 से लेके 300 रुपए ये क्या करता है? पूरे दिन में कमाता है, जिसमें से इसका क्या हो जाता है, 100 से 150 रुपए इसका अपना पर्सनल खर्चा भी तो होगा, खाने पीने का, रहने का। तो ये पर डे खर्चा हो जाता है इसका। और जो पैसा बचता है वो अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए बचा के रखता है और गांव भेजता है। तो यही है बच्चू मांझी की कहानी, जो आपकी एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, कैसे लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका को चला रहे हैं शहर में भी, ठीक है। तो बच्चू मांझी की कहानी आपको समझ में आई। दीज पीपल वर्क इन देयर ओन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवन। ये लोग अपना तो बच्चू मांझू की कहानी से आपको क्या समझ में आया कि ये लोग ना अपना काम खुद कर रहे हैं, ये किसी और के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। ये अपनी रिक्शा खुद लेके और खुद चला रहे हैं और खुद कमा रहे हैं ना। इन्हें कोई काम नहीं देता, कोई काम नहीं देता है, ठीक है। देयर आर, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा दे रहा है। इस डेटा को आप याद रखिएगा, मैंने हाईलाइट किया है। ये डेटा क्या बताता है
कि देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब स्ट्रीट वेंडर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं, जैसे ये बीच में रोड होता है और रोड के किनारे किनारे ठेला लगाना या जमीन पर ही बिछा के कुछ बेचना दोनों साइड, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीट। स्ट्रीट पर कुछ भी बेचना स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देश में 1 करोड़ है, कितने स्ट्रीट वेंडर है, यानी ए स्ट्रीट वेंडर, शहरी स्ट्रीट वेंडर जिसको बोलते हैं, जो कि डेली अपना सामान टेम्परेरी स्टॉल लगाते हैं और उनकी परमानेंट कोई दुकान नहीं होती है, फिर वो शाम को अपना ठेला या स्टॉल हटा के लेके चले जाते हैं। तो 1 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में, ये डेटा बताता है, ठीक है। तो ये डेटा से स्टेटमेंट आ सकता है, डबल मार्क लगा लीजिएगा कि 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन अ कंट्री वर्किंग इन अ अर्बन एरिया। तो यहाँ पे डेटा 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ दे देगा। तो अगर आपको याद रहेगा कि 1 करोड़ ही मैम ने बताया था तो आप इसको सही करके आओगे। इन अर्बन मार्केट वन कैन फाइंड अ वेराइटी ऑफ शॉप। अब अर्बन मार्केट में ये तो स्ट्रीट वेंडर की बात हो गई जो रोड के किनारे ठेला लगाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अर्बन मार्केट में वन कैन फाइंड अ वेराइटी ऑफ शॉप सेलिंग। अब आप क्या देखोगे कि बहुत सारे शॉप्स भी आपको दिखेंगे, जैसे स्वीट्स के शॉप दिखेंगे, है ना, टॉयज, क्लॉथ, फुटवेयर, यूटेंसिल एंड देयर आर गारमेंट शोरूम टू। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेगी, शहरों में दिखेगी। तो शहरी बाजार में आपको विभिन्न प्रकार की दुकानें मिलेंगी, जैसे मिठाई की दुकानें, खिलौने की दुकानें, कपड़े की दुकानें, जूते की, बर्तन के, है ना, आदि बेचने वाली दुकानें मिलेंगी और कपड़े के बड़े बड़े शोरूम भी आपको देखने को मिलते हैं शहरों में, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शहरों की लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे लोग अपना जीवन जीते। हर लोग पैसे वाला नहीं होता है, हर लोग रिच नहीं होता है, बहुत मुश्किल से लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ को जीते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं स्ट्रीट वेंडर की बात कर रही थी, तो जो अबाउट 1 करोड़ पीपल इन इंडिया आर वर्किंग एज ए स्ट्रीट वेंडर। तो ये देखिए, इस तरह के स्ट्रीट वेंडर आपने देखा होगा, आपके एक शहर में, आपके इलाके में भी होता होगा। इस तरह के स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले हैं, है ना, रोड के किनारे। अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर है ना, इनके कारण रोड के किनारे जब ये रोड को थोड़ा ज़्यादा कैप्चर करते हुए यहाँ पे लगाते हैं, अब बेचारे इनकी परमानेंट दुकान तो है नहीं, इनकी भी मजबूरी है, तो इनको कमाना है, अपना पेट भरना है, तो ये रोड के किनारे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत रोड ऑक्यूपाई हो जाता है। अब रोड ऑक्यूपाई होने के कारण क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जब ठेले वाले ऐसे लगा के रखते हैं, कोई मार्केट वगैरह से अगर आपकी कार गुजरती है तो रोड के किनारे किनारे, तो क्या होता है, रोड को ये कैप्चर किए रहते हैं। कैप्चर करने की इनकी भी मजबूरी है, ये कहाँ लगाएंगे बेचारे, तो इससे क्या होती है, ट्रैफिक बढ़ती है। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही थी कि इस स्ट्रीट वेंडर को हटाने की, ठीक है। उसके बाद अभी क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है और भी आगे हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे छोटे शॉप्स हैं जो कि ये किसी मतलब कोई भी व्यक्ति अपना एक छोटा सा शॉप खोल लेता है, जैसे ग्रोसरी शॉप आप देख रहे हो, या फिर डेली जो रोज़मर्रा की सामानें हैं, जैसे तेल, नमक, है ना, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ बेचते हैं। तो ये किसी और को नहीं रखते हैं, ये अकेले ही काफ़ी हैं, अपनी छोटी सी दुकान लगा ली है और उसमें ये डेली बेचते हैं, सुबह से शाम तक खोल के रखते हैं, फिर शाम को ये बंद कर लेते हैं अपनी शॉप। तो लेकिन ये परमानेंट शॉप है ना, ये परमानेंट, ये हटाते नहीं है, ये लगी हुई रहती है, फिर डेली आगे नेक्स्ट डे ये खोलते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट वाले रहते हैं, आप देखोगे रात को सामान लेके वो अपने कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के। अब कुछ बड़े शॉप क्या है, कुछ बड़े शॉप भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देर आर सेवरल बिजनेस पर्सन इन द मार्केट। अब बड़े शॉप की अगर हम बात करें तो बाजार में कई व्यापारी हैं जो अपनी खुद की दुकान या व्यवसाय चलाते हैं। अब कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो खुद की दुकान चलाते हैं और व्यवसाय चलाते हैं, वे किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, यानी कोई उनको कंट्रोल नहीं करता, उनकी खुद की, वो खुद अपने तरीके से अपनी शॉप को, बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी दुकान को, है ना। अब जैसे बड़ी बड़ी शोरूम है या बड़े बड़े दुकान है, तो उसको दूसरा गवर्नमेंट थोड़ी ना कंट्रोल करेगी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना, वो उनके पास उतना पैसा है कि अपनी दुकान को खुद मैनेज करेंगे, 2-3 लोगों को क्या करेंगे, 2-3-4-10 लोगों को अपनी दुकान पे क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, ताकि वो क्या करे, वो शोरूम में क्या कर सके, काम करे। और जिससे क्या होगा कि दुकान भी चल रही है और ये बड़े बिजनेसमैन है, इनको पैसा भी मिल रहा है। तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा,
बट ये किसी के द्वारा जॉब, इनको किसी के द्वारा जॉब नहीं मिला है, ये खुद क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को जॉब दे रहे हैं। ठीक है, अब बड़ा शोरूम है तो 10 लोगों की ज़रूरत है उस शोरूम में, तो क्या कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन ने बड़ी शोरूम खोल दी, इसमें 10 लड़कों को रख दिया या लड़कियों को रख दिया, तो क्या कर रहे हैं, ये 10 लड़के लड़कियों को क्या मिला, रोजगार मिला, है ना। तो ये इस चीज़ की बात की जा रही है, वे किसी के द्वारा नियोजित नहीं है, लेकिन कई अन्य श्रमिकों को पर पर्यवेक्षक और सहायता के रूप में नियुक्त करते हैं, सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, अर्बन मार्केट है स्मॉल ऑफिस। अब अर्बन मार्केट में आप स्मॉल ऑफिस भी देखे होंगे, कहीं आपको कोरियर की ऑफिस मिलेगी, है ना, कहीं बैंक मिलेगा, ये सब सर्विस प्रोवाइड करने वाले आपको ऑफिस भी दिखेंगे। शहरी बाजार में छोटे कार्यालय और दुकानें हैं जो बैंक, कोरियर सेवा आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ए नंबर ऑफ अब डेली वेजेस पे जो काम करते हैं। डेली वेजेस की क्या स्थिति है भाई, डेली वेजेस जो मजदूर होते हैं, है ना, तो जो बहुत सारे मजदूर, कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई अपार्टमेंट बन रहा है उसमें काम करते हैं, है ना, तो क्या दिखाया जा रहा है कि शहर में बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं, दिहाड़ी मजदूर, जब ये लॉकडाउन लगा था आपको याद होगा, तो बॉम्बे से बहुत ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो कहाँ गए थे, अपने गांव चले गए थे। क्यों चले गए थे, क्योंकि सारा काम काज लॉकडाउन के टाइम में क्या होता है, जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे काम बंद हो गए थे, तो भाई इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो आपने सुना होगा कि यूपी बिहार के बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कहाँ से, बॉम्बे से पैदल ही चले आए थे, गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, ट्रेनों में बुरी स्थिति थी, है ना। तो दिहाड़ी मजदूर क्यों होते हैं कि वो रोज डेली वेजेस पे काम करते हैं, है ना, डेली वेजेस पे काम करते हैं। मान लो दिन भर का 800 मिल रहा है, सुबह 8 घंटे काम करने का या 12 घंटे काम करने का 800 मिल रहा है, फिर नेक्स्ट डे जाते हैं कहीं और किसी और लोकेशन पे काम करते हैं, या 8 से 7 दिन एक लोकेशन पे काम किया, उसके बाद लोकेशन इनका चेंज हो जाता है, फिर कहीं और काम किए, कहीं 1 महीने कहीं 2 महीने का भी काम रहता है ना, तो दिहाड़ी मजदूर उन्हें ही कहते हैं। शहर में बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर मिल जाएंगे, वे मकान मालिकों के सहायक के तौर पे काम करते हैं। दे आर कलेक्टेड इन, अब ये दिहाड़ी मजदूर मिलते कहाँ से हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके शहर में, आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हो, आपके शहर में कोई ऐसी चौक होगी जो बहुत फेमस चौक होगी, है ना, उस चौक पर आपको बहुत सारे मजदूर देखे होंगे अपने अपने टिफिन लेके खड़े रहते हैं बहुत देर तक। वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आता है या जो ठेकेदार वगैरह होते हैं वो आते हैं और कलेक्ट करके ले जाते हैं कि भाई हमें मकान बनाने वाले मजदूर कौन कौन से हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले या लोहे का काम करने वाले, वहाँ से वो क्या पिकअप करते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, दे वेयर कलेक्टेड इन ए लेबर चौक। लेबर चौक क्या होता है, व्हाट इज लेबर चौक, तो अ प्लेस वेयर डेली वेजेस लेबर गेदर टुगेदर विथ देयर टूल्स एंड वेट फॉर द पीपल टू कम एंड हायर देम फॉर ए वर्क। यानी कहने का मतलब ये है कि श्रमिक चौक क्या होता है, व्हाट श्रमिक चौक अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, तो श्रमिक चौक जहाँ पे सारे श्रमिक जो हैं, सारे मजदूर जो हैं, वो सुबह सुबह चले जाते हैं 8 बजे अपनी लंच बॉक्स लेके और वहाँ खड़े रहते हैं, और जिस तरह का काम होता है उस तरह के आदमी आते हैं और उनको लेके अपने साथ जाते हैं, है ना। वह स्थान जहाँ दैनिक मजदूर अपने औजारों के साथ, अब देखिए अब कोई मकान बनाता है तो उस तरह का औजार लेके जाएगा, है ना, औजारों के साथ एकत्रित होते हैं और काम पर रखने वाले लोग की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आए और हमें काम पे ले जाए ताकि हम आज की कमाई हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें कोई ले नहीं जाता है तो उनका पूरा दिन बिना किसी पैसे का निकल जाता है, और वो क्या कहते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो सोचो उस दिन उनको हो सकता है कि खाने पीने को भी ना कुछ मिले। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि कितनी डिफिकल्टी है। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, है ना, ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की बात करें, तो शहरों में 2 तरह के व्यवसाय आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड जॉब और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड जॉब। सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड जॉब। देखने से ही लग रहा है ना कि, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि मैनेज्ड वे में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगी। असंगठित नौकरी क्या होती है, मतलब 2 तरह की नौकरियां आपको शहर में देखने को मिलेगी। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम मजदूरों की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे, हम स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहे थे, हम छोटे दुकानदार की, बड़े दुकानदार की बात कर रहे थे। अब हम किस पर आ गए हैं, हम व्यवसाय पे आ गए, हम नौकरी पे आ गए हैं। तो शहरों में आपको 2 तरह की नौकरियां देखने को मिलेगी।
एक ऐसी नौकरी है जो कि असंगठित नौकरी है, अनऑर्गेनाइज जॉब है, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरे तरह की एक जॉब है जिसको ऑर्गेनाइज जॉब कहते हैं, उसमें बहुत सारे रूल रहेंगे, नियम रहेंगे, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनऑर्गेनाइज जॉब और ऑर्गेनाइज जॉब। समझ में आया? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में। ठीक है, अब यहाँ पे कई शहरों के लोग कारखानों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग कारखानों में। अब मैंने बोला था ना कि शहरों में फैक्ट्रियां भी बहुत होती हैं, जैसे कि परिधान के कारखाने। परिधान के कारखाने मतलब जैसे कपड़ा के ये क्लॉथ गारमेंट होता है, वहाँ पे परिधान कारखानों में ज़्यादातर मजदूर आमतौर पे किस पे रहते हैं, आकस्मिक आधार पर काम करते हैं, है ना। नियोक्ता को जब भी उनकी ज़रूरत होती है उन्हें आना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कैजुअल बेसिस होती है। जैसे सेवरल अर्बन पीपल आर इंगेज्ड इन ए फैक्ट्री सच एज गारमेंट फैक्ट्री। इसमें एक निर्मला नाम की कहानी का जिक्र है। निर्मला एक क्या होती है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली महिला होती है। आपकी एनसीईआरटी में वो स्टोरी दी हुई है कि निर्मला नाम की एक अनऑर्गेनाइज्ड जॉब के बारे में जब बताया गया है, तो उसमें बताया गया कि निर्मला नाम की एक महिला होती है जो कि गारमेंट फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है, जो कि जहाँ से कपड़ा कहाँ इंपोर्ट होता है, जर्मनी और यूएसए में इंपोर्ट होता है। तो वो सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करती है ना। और कभी कभी उसे संडे को भी काम करने जाना पड़ता है। लेकिन जब भी वो छुट्टी लेती है तो छुट्टी के पैसे कट जाते हैं। और क्या उसके बारे में डिमेरिट बताया गया है, क्योंकि वो किस में थी, अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे है कि मतलब उन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है ना। उनकी मजबूरी है, उनको घर चलाना है तो काम करना है। कभी कभी उनको संडे को भी बुला लिया जाता है, कभी कभी ओवर टाइम कराया जाता है, रात रात भर घर जाने को नहीं मिलता है ना। और ये एक्सपोर्ट होती है, तो वो क्या है, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई हॉलीडे नहीं मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी अनऑर्गेनाइज असंगठित नौकरियों में देखने को मिलती है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जॉब हैं, असंगठित नौकरियां हैं, कैजुअल बेसिस आर नॉट परमानेंट। वो क्या है, कैजुअल बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है। जब मन करेगा, अगर वो कुछ विरोध करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा जॉब से, है ना। क्योंकि कोई जॉब गारंटी नहीं है। जॉब की गारंटी की हम बात करते हैं, जॉब सिक्योरिटी की। हम क्यों यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम क्यों केवीएस के पीछे जाते हैं, हम क्यों चाह रहे हैं कि DSSB में हमारा एग्ज़ाम, हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सेफ जॉब मिले, है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में देखो कि निकालने का बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से टीचर को निकाल दिया जाए, किस तरह से एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए, है ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, ताकि हम काम कर सकें और बिना किसी डर भय से। ठीक है, तो देर इज नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है ना। वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग, और बहुत लंबे लंबे समय तक इन्हें काम करना पड़ता है ना, बहुत देर तक, बहुत घंटों तक। दे डू नॉट गेट एनी फैसिलिटी, उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आपको समझ में आया कि असंगठित नौकरी में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। अब चलिए हम एक स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ऑफ सुधा। सुधा की क्या है, सुधा एक कंपनी में अस्थाई कर्मचारी यानी परमानेंट वर्कर है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें अस्थाई कर्मचारी भी होते हैं, अस्थाई। तो वो लोग चाहते हैं कि हम अस्थाई हो जाए, कोशिश करते हैं अस्थाई कर्मचारी। तो सुधा नाम की जो महिला है, निर्मला की तो कहानी हमने सुन ली। अब सुधा नाम की जो महिला है वो अस्थाई कर्मचारी है, परमानेंट वर्कर है, ठीक है, एक कंपनी में। उसके वेतन के साथ साथ कई लाभ मिलते हैं। अब उसको जो सैलरी मिलती है उसके साथ बहुत सारे उसको बेनिफिट भी मिलते हैं, लाभ भी मिलती है। जैसे बुढ़ापे के लिए बचत, पीएफ कटता होगा। बुढ़ापे के लिए क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, आपने नाम सुना होगा। आपकी सैलरी का ही कुछ हिस्सा काट के आपके बचत के लिए, बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए सरकार रखती है। उसके वेतन का एक हिस्सा सरकार के पास एक कोष में रखा जाता है, जिसको हम पीएफ बोलते हैं ना, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। यहाँ पे आपकी हर जो अच्छा जॉब होता है ना उसमें पीएफ कटता है, उसे इन बचतों का ब्याज भी मिलता है। अब सरकार, मान लीजिए कि आपकी 20,000 सैलरी है, ठीक है ना, तो 20,000 सैलरी में से हर महीने 2,000 सैलरी सरकार अपने पास रख रही है, तो वो पीएफ कटता है लोगों का, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि पीएफ क्या होता है। तो 2,000, अब इस पे सरकार अगर रख रही है तो इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा
वापस करेगी। जब वह इस नौकरी की सेवानिवृत्त होगी तो उसे यह पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। जब वो यहाँ से पेंशन क्या अलग से सरकार नहीं देती, आप ही का पैसा रहता है वो, क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में से कटता रहता है, ठीक है, आपकी नौकरी सैलरी से कटता हुआ पीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो जब आप रिटायरमेंट होगी ना आपको, तो वो पैसा आपको मिलेगा। सुधा को रविवार को छुट्टी मिलती है और राष्ट्रीय यानी नेशनल हॉलीडे को भी छुट्टी मिलती है, ठीक है। उसे कुछ दिन वार्षिक अवकाश के रूप में भी मिलता है। अपने परिवार के लिए चिकित्सा यानी मेडिकल फैसिलिटी भी उसको मिल रही है। कंपनी सुधा को उसके और उसके परिवार की सदस्य के लिए एक निश्चित राशि का चिकित्सा व्यय का भुगतान यानी यहाँ पे क्या है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मेडिकल फैसिलिटी में इंश्योरेंस होता है फैमिली के लोगों का, जैसे जो जॉब वाले होते हैं, मतलब जो भी कर्मचारियों को बोला जाता है कि हम 5 लाख तक का आपका कवर करेंगे, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा तो 5 लाख तक हम दे सकते हैं, ठीक है। और क्या, अगर वह बीमार पड़ती है तो उसे चिकित्सा अवसाय, अगर मान लीजिए कि अगर उसको मेडिकल लीव ले सकती है। मेडिकल लीव में क्या होता है, पैसा नहीं कटेगा। अगर वो सुधा बीमार पड़ती है तो उसको मेडिकल लीव मिलेगा, सीक लीव मिलेगा, मेडिकल लीव सीक लीव बोलते हैं। और अगर वह यह अवकाश लेती है तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। लेकिन वही हमने जो इससे पहले वाला देखा था अनऑर्गेनाइज्ड वाले में, उसमें क्या था, संडे को भी काम करा रहे थे, रात रात भर काम करा रहे थे, कोई वेतन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें दो तरह के जॉब में आपको देखने को मिली। वही चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि सुधा इज ए परमानेंट वर्कर विथ अ कंपनी, शी गेट सेवरल बेनिफिट अलॉन्ग विथ हर सैलरी, saving for old age. Apart from her salary is kept a fund with a government. She will earn interest on these saving. When she retire from the job, she will get this money in the form of pension. Sudha get off on Sunday and national holiday. She also gets some day in annual leave. Medical facility for her family. The company pays Sudha medical expense up to the certain amount for her and her family member. She get medical leave if she fall ill and her salary not cut if she take this leave. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या क्या बेनिफिट है उसको एक बार हम देख लेते हैं। देर आर मेनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, फैक्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई रेलवे ज्वाइन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? मेहनत तो बहुत है एग्जाम देने में, लेकिन क्योंकि वो पूरा जीवन शांति से बिता सके, ऐसा ना कि जॉब जाने का खतरा हो सके, है ना। वेयर दे एम्प्लॉय इन अ रेगुलर एंड परमानेंट वर्क. Permanent and regular worker avail several benefits such as saving of old age, holiday, medical facility. वो चीज़ अभी हमने बात करी। शहरों में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दफ्तरों, कारखानों और सरकारी विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्थायी और नियमित कर्मचारी बुढ़ापे के लिए बचत, छुट्टियां, चिकित्सा सेवा आदि जैसी कई लाभ उठाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, इन अ बिग सिटी, अब एक और एरिया दिखा रहा है कि बड़े शहरों में क्या आपको काम देखने को मिलेगा। कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, है ना। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर हैज़ बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉल सेंटर है जनरली सेटअप ऑफ ए लार्ज रूम। कॉल सेंटर क्या होता है? लार्ज रूम होता है और सब अपने अपने सिस्टम पे बैठे होते हैं, है ना। तो कॉल सेंटर में मतलब बहुत सारे कंपनियों से रिलेटेड कॉल सेंटर होते हैं जो कि कस्टमर केयर वाले सेंटर होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कॉल सेंटर आर जनरली सेटअप फॉर अप एज ए लार्ज रूम विथ वर्क स्टेशन। दैट वर्क स्टेशन यानी अलग अलग कंप्यूटर रहता है, इंक्लूड अ कंप्यूटर, टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन. इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनी बट ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बड़ों शहरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया रूप माना जा रहा है ना, नया रूप माना जा रहा है. कॉल सेंटर आमतौर पर बड़े कमरों में बनाए जाते हैं जिनमें वर्क स्टेशन होते हैं, जिसमें कंप्यूटर, टेलीफोन सेट और सुपरवाइजर स्टेशन शामिल होता है. भारत न केवल भारतीय कंपनियों के लिए बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है, ठीक है। तो ये लाइन आपको, इस लाइन को याद रखना है. एक मिनट,
इस लाइन को आप याद रखिएगा। इंडिया क्या है, एक केंद्र बन गया, एक सेंटर बन गया है बाहर की कंपनियों के लिए भी और इंडिया की कंपनियों के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, है ना, तो चैप्टर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है। ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हो, लेकिन चैप्टर में किस तरह से बताया है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसको आपको ध्यान देना है। अधिकांश व्यवसाय, यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिकांश व्यवसायी यानी मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन क्या सरकार द्वारा, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन आ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शहरों में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, क्या वो सरकार द्वारा नियोजित होते हैं, क्या उन्हें सरकार रखती है। उद्योगों द्वारा नियोजित होते हैं, क्या उद्योगों द्वारा नियोजित, दूसरों द्वारा नियोजित होते हैं या स्वनियोजित होते हैं। तो मैंने आप क्या बताया था कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो स्वनियोजित होते हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें कोई रखता नहीं है काम पे, बल्कि वही 10 लोगों को रखते हैं और काम देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चू मांझी प्रतिदिन कितना कमाता था। अब मैंने बच्चू मांझी की कहानी आपको बताई, वो प्रतिदिन कितना कमाता था, तो मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 200 से लेके 300, यानी मिनिमम वो 200 कमा लेता था और मैक्सिमम वो 300 तक कमाता था। तो आपकी ऑप्शन कौन सी जा रही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। वो 200 से लेके 300 रुपये कमाता था, लेकिन खर्च कितने करता था, 100 से लेके 150। कभी वो 100 रुपये भी खर्च हो जाती थी उसके और 150 भी खर्च हो जाते थे, है ना। ये खर्च होता था, ये कमाता था, जो बचता था वो अपने परिवार के लिए रखता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाता है। अब देखिए, इस चीज़ का जिक्र अभी मैंने आपके चैप्टर में नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्या बताती है, इसलिए इस क्वेश्चन में डाला मैंने कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, है ना, या जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, जो दुकान लगते हैं शहरों में, है ना, दुकान लगी रहती है ना लाइन से, तो इन दुकानों को लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ता है, नगर निगम देती है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना जिस शहर की, वो लाइसेंस देती है। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शॉपकीपर आर गिवन लाइसेंस बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, कोर्ट नहीं देती है। देखिए, शहरों के लिए क्या अच्छा है, कहाँ दुकानें लगेंगी, किस एरिया में किस दिन अवकाश रहेगा, किस दिन छुट्टी रहेगी। अब आपने सुना होगा कि संडे को हमारे एरिया का मार्केट बंद रहता है, किसी एरिया का मार्केट वेडनेसडे को बंद रहता है। तो ये डिसाइड कौन करेगी मार्केट कब बंद रहेगा, ये भी नगर निगम डिसाइड करती है ना। और किसी क्षेत्र में क्या है कि कहाँ दुकानें लगेंगी, कहाँ स्ट्रीट वेंडर लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, ये भी डिसाइड आपकी नगर निगम ही करती है। कभी कभी देखोगे अतिक्रमण को हटाया जाता है, आता है बुलडोजर वगैरह आता है लेके और अतिक्रमण को हटाया जाता है जब परेशानी होती है। तो फिर कुछ दिनों बाद देखोगे कि फिर से वो लग जाती है स्टॉल। तो ये सारे काम कौन करता है, नगर निगम करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है, तो सरकार क्या प्लान कर रही थी कि स्ट्रीट वेंडर को हटाने का, है ना, इन लोगों को हटाने का, इसको बैन करने का। लेकिन बहुत सारे एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना था कि अगर आप इस स्ट्रीट वेंडर को आप हटा दोगे तो ये 1 करोड़ लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना, बेरोजगार हो जाएंगे। और फिर ये सरकार के लिए बहुत बड़ी सिर दर्द हो जाएगा कि 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दोगे। तो आप इसका अलग कोई रास्ता निकालिए, आप स्ट्रीट वेंडर को हटा नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो शॉपकीपर आर गिवन अ लाइसेंस फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दुकानदार को लाइसेंस देता है नगर निगम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालय, तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये बात हमने बताई है। अभी कथन बिल्कुल सही है कि 1 करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर है शहरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये आपकी डेटा बताती है। कारण क्या बता रहा है, सरकार स्ट्रीट वेंडरों का पर प्रतिबंध लगाने का वाला कानून को संशोधित करने के बारे में सोच रही है, ताकि उनके पास काम करने के लिए एक जगह हो जहां यातायात और लोगों का अवकाश भी आगमन भी हो, ठीक है। तो ये भी बात सही है, सरकार सोच रही है कि उन पर प्रतिबंध लगे और कोई दूसरा हम रास्ता निकालें, लेकिन प्रतिबंध करने से सरकार ने मना कर दिया, वो कुछ और रास्ता खोज रहे हैं। दोनों बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये कारण नहीं बता रहा है।
ये जो अभिकथन है और कारण दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इंडिविजुअली ये सही है। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। There are almost 1 crore street vendor in the country working in an urban area. The government is thinking about the modifying the law that ban street vendor so that they have a place to work in that there is also free flow of traffic and people. यानी ये ऐसा सोच रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये दोनों बात सही है, लेकिन असर्शन एंड रीज़न दोनों राइट है, लेकिन रीज़न यहाँ पे व्याख्यान नहीं हो रही है। यानी व्याख्यान इस पहले स्टेटमेंट का ये व्याख्यान नहीं है। हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर और ए सत्य है बस, लेकिन आर जो है वो क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है ए का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ आपकी जो क्लास 6 की पॉलिटी है ख़त्म हो रही है। कल से आपको क्लास 7 की पॉलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा, आप पॉलिटी ख़त्म कर लोगे, फिर हम हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।